संकल्प हमें जीतने और कामयाब होने के लिए प्रेरित करता है। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, टुडे आई शौर्य ग्रोवर वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 बेस्ड अपॉन द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स अंडर अवर बैच संकल्प बैच। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने कहा भी संकल्प हमें जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या आपका संकल्प अभी भी बरकरार है? क्या आप उसी एनर्जी से बैठे हो जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर के दौरान जो एनर्जी दिखाई थी? अगर ऐसा नहीं है ना, तो उसी एनर्जी के साथ बैठो, उसी अटेंशन के साथ आज लेक्चर सुनो और वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे कि आप फर्स्ट लेक्चर के टाइम पर कर रहे थे, विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विद ब्यूटिफुल स्माइल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस है जो हमने करे थे पिछले लेक्चर में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे पहला सेगमेंट है जहां पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो हम जनरल ऊपर से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे क्योंकि इन डिटेल हमने बहुत अच्छे से इनिशियल लेक्चर्स के अंदर कर लिया है। Then we are going to start with the most important topic, that is methods of preparation of haloalkanes. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ, राइट? सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो आज के इस लेक्चर में जैसे कि मैंने कहा होमवर्क क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन जो आपके सामने है मैं रीड करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम? आपने बताना है इनमें से करेक्ट आईयूपीएसी नेम कौन सा है। अब कई बच्चे यहाँ पर पता क्या कहेंगे, कहेंगे मैम यहाँ पर हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। आपको जो भी ऑप्शंस गिवन है आप उससे उनके स्ट्रक्चर को बना के देखिए और जो स्ट्रक्चर आपको बिल्डअप होता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसकी नेमिंग करो और चेक करो क्या वो सही है या नहीं है। कैसे? चलिए वन बाय वन हम चेक करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करती हूँ, मुझे ए ऑप्शन में गिवन है 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब देखो पहली बात तो आपको इतना पता है जब भी आपको एन इन या आइन कहीं देखने को मिल जाता है तो वो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। याद करो आईयूपीएसी का एक जनरल फॉर्मूला जो हम बार बार यूज करते हैं। क्या हमारा जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? भी आपने सेंटर मोस्ट पोजिशन पर क्या लिखना है? वर्ड रूट लिखना है ना। अब वर्ड रूट के आप क्या करते हो, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स क्या लिखते हो? वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पर आप लिखते हो प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की राइट हैंड साइड पर क्या लिखते हो? सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखते हो? प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हो और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखते हो? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप आईयूपीएसी नेम में यूज करते हो, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला भी आपको प्राइमरी सफिक्स क्या देखने को मिलता है? एन देखने को मिलता है, इन देखने को मिलता है और आइन देखने को मिलता है। तो हमेशा आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है भी प्राइमरी सफिक्स से पहले वर्ड रूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एन ये रहा, मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। अब प्राइमरी सफिक्स के आगे जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ से वर्ड रूट आ गया। ऐसे ही आप सभी ऑप्शंस में देख सकते हो। ये हमारा क्या है? एन हमारा प्राइमरी सफिक्स है और इससे पहले जो हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है? हमारा वर्ड रूट है। इस केस में भी यही होगा, सभी में सेम है। देखिए सभी में सेम है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया भी जो वर्ड रूट है ना हमारा वो हेप्ट है। हेप्ट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आपने पढ़ा होगा मिथ होता है एक कार्बन के लिए, इथ होता है 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए प्रॉप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है और 7 के लिए हेप्ट होता है। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर जो कार्बन एटम की चेन मुझे मिलने वाली है स्टूडेंट्स वो 7 मिलने वाली है। मतलब मेरे पास 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। कितने हो गए? 3 6 7, है ना। अब ये मैंने वर्ड रूट मतलब मेन पेरेंट चेन बना दी। हाइड्रोजन आप लगा सकते हो वैलेंसी पूरी करने के लिए, हमने इसको जस्ट कंप्लीट करना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन को, तो मैं सीधा सीधा कार्बन दिखा रही हूँ। अब देखो एन का मतलब बॉन्ड सब में कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ड रूट से पहले क्या लिखते हो? वर्ड रूट से पहले लिखते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स।
प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करते थे? जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक होता है, मतलब साइक्लो कहीं पे भी दिख जाता है ना, इसका मतलब क्या है, रिंग बन रही है। अगर साइक्लो नहीं प्रेजेंट मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है और वो ओपन चेन है। क्या यहाँ कहीं पे भी साइक्लो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। मतलब वर्ड रूट से पहले जो कुछ भी लिखा है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। मतलब यहाँ पर ये जो कुछ भी लिखा है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना। ये सभी चीजें हमारी क्या है, ये सभी चीजें हमारी सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आएंगी। मानते हो इस चीज को? अब देखना, अब हम वन बाय वन करते हैं। पहले ए ऑप्शन को ही बनाकर देखते हैं। ए में कहता है 3 पर इथाइल लगा दो। अब चाहे आप यहाँ से यू शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, मैं यहाँ से करती हूँ। अगर मेरे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, इस प्रकार से है। मैंने क्या किया, थर्ड पर मैंने लगाना है इथाइल। इथाइल मतलब 2 कार्बन एटम्स। इथाइल मतलब इथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स की चेन होना, मतलब CH2 CH3। इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसे वैलेंसी पूरी करके लिखती हूँ तो ये मेरा क्या है, इथाइल ग्रुप है। आप डायरेक्टली C2H5 भी लिख सकते हो, डायरेक्टली C2H5 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड पे तो हो गया, 4 पे डाईमिथाइल। अगर फोर्थ कार्बन हमारा ये है तो इस पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा दो और एक मिथाइल ग्रुप ऐसे नीचे लगा दो। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, रुको, इथाइल ग्रुप को आप ऐसे लिख देते हैं, इथाइल को ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है ना। और इसको अपने मिथाइल ग्रुप है तो 4 का मतलब 4 पे 2 बार, ये 4 2 बार ये तो डाई लगा है। अब ये देखो, ये है आपके पास ये कंपाउंड आ गया। अच्छा, अगर आपने इसकी नेमिंग करनी हो, जस्ट आप इसको भूल जाओ उसको, ऑप्शन को भूल जाओ, नेमिंग करो। तो नेमिंग में आपके पास 5 कार्बन आटम है जी, 5 है तो आप हेप्ट लिखोगे। सिंगल बॉन्ड है तो आप प्राइमरी सफिक्स एन लिखोगे। प्रीफिक्स देखो यहाँ पे ना तो सेकेंडरी सफिक्स है ना प्राइमरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको पता है इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट होता है और इधर मिथाइल जो है वो एम से स्टार्ट होता है। ये भी मिथाइल ग्रुप है तो ये भी एम से स्टार्ट होगा। मुझे बताइए अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, ई पहले आता है? आप कहोगे मैम ई पहले आता है। हाँ, ई पहले आता है तो मतलब पहले इसकी नेमिंग होगी। तो थर्ड पे क्या है, इथाइल है, तो क्या आएगा 3 इथाइल। अच्छा, इसके बाद मिथाइल लिखेंगे, 2 बार मिथाइल है, 4 कार्बन पे है तो 4 फिर क्या आएगा, डाई मिथाइल आएगा। आप में से मेरे को पता है कई बच्चे क्या कहेंगे, मैम आप सेम ही तो लिखी जा रहे हो। अरे वही तो चेक करना है अभी क्या सही नेमिंग है या नहीं है। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। देखना, अब मैं बी ऑप्शन करूंगी ना, आपको मतलब समझ आएगा अभी मैं क्या यहाँ पर शो करने जा रही हूँ। देखो, जब मैं बी ऑप्शन करती हूँ, मेरे को बी ऑप्शन में क्या गिवन है, पहले मैं बी ड्रॉ करती हूँ। हेप्टेन गिवन है तो फिर से मैं 7 आपको कार्बन यहाँ पर शो करती हूँ, ये 7 कार्बन हो गए, ठीक है। अब थर्ड पर क्या लगा है, इथाइल लगा है, ठीक है। थर्ड पर लगा है इथाइल यानी कि CH2 CH3 लगा है। चलो जी, अब वो कहता है 4 पे 4 डाईमिथाइल लगा है। फिर से वही चीज आप कहोगे मैम आप फिर से सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। जी मैं कर रही हूँ, लेकिन एक बार आप मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर की नेमिंग यही होगी ना? इस स्ट्रक्चर की नेमिंग क्या ये होगी? क्या ये होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैम? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो पहले इथाइल को लिखोगे फिर मिथाइल को लिखोगे ना। बट बी ऑप्शन में उन्होंने पहले 4 डाई मिथाइल लिख दिया जो कि गलत है। पहले 3 इथाइल आगे आना चाहिए, अल्फाबेटिकली ई पहले आना चाहिए। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पर वो सोचते हैं डाई का डी है ना, डी है ना, तो डाई ट्राई टेट्रा इनको इंक्लूड नहीं करते अल्फाबेट्स में, इनको एज हम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। अभी 2 है मिथाइल, 3 है या 4 है तो इनको अल्फाबेट में नहीं लोगे। आप अल्फाबेट में ग्रुप को लोगे, मिथाइल ग्रुप को लोगे, इथाइल ग्रुप को लोगे, तो उनको देखोगे। तो बी तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमें इथाइल को पहले लेके आना था। अब सी ऑप्शन में देखो, वो कहता है 5 पे इथाइल। कैसे 5 पे इथाइल हो जाएगा भाई? जो कार्बन एटम की नंबरिंग है आप ऑब्वियसली यहां से करोगे जहां से ब्रांचिंग पास है, यहां से थोड़ी करोगे नंबरिंग, यहां से नंबरिंग करोगे ना। वो यहां से नंबरिंग करके 5 पे इथाइल कह रहा है जो कि गलत है। नंबरिंग तो यहां से होगी जहां से ब्रांचिंग पास है, तो 5 पे तो इथाइल आ ही नहीं सकता। सिमिलरली 4 बिस मिथाइल क्या होता है, बिस तो यूज ही नहीं करते हम, डाई यूज करेंगे मिथाइल के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप समझे किस तरह से
इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। भी पहले आप प्राइमरी सफिक्स ढूंढो क्या है, उसके आगे वर्ड रूट होता है। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब कई बच्चे हो सकता है डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करेंगे, कर सकते हो, लेकिन ये ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आइडेंटिफाई करना भी प्राइमरी सफिक्स क्या है, उससे कंपाउंड बनाना ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होती है। तो अगर आपको ये रूल आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो कि मैंने एज अ होमवर्क दिया था। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर नहीं हुआ है करेक्ट तो घबराने की बात नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, बस इस चीज का ध्यान रखो। अभी गलतियां कर रहे हो चलेगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली गलतियां सुधर जाएंगी, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड इज। हमें अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करो कितनी तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमने फंक्शनल ग्रुप तो पढ़े ही है ना। फंक्शनल ग्रुप में हमने ये देखा था C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा होता है, ये ग्रुप होता है COOH, याद करो। ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो हमने यहाँ पर देखा भी इस कंपाउंड में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है। अब इस कंपाउंड को यहाँ पर लिखे, चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, हमारे पास ये कंपाउंड है। अब देखना, आप सभी ने जो सीनियोरिटी ऑर्डर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पर कौन आ रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था। मतलब इस कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। अब हमारे पास कितने कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन एटम की। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भी सेंटर मोस्ट पर लिखोगे वर्ड रूट, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पर आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसकी भी राइट हैंड साइड पर आएगा सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सबसे पहली चीज, आप चाहे तो डायरेक्टली भी यहां से शुरू कर सकते हो, बट मेरी मानो तो पहले वर्ड रूट लिखो क्वेश्चन इजी करने के लिए। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5 है, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, ठीक है जी। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। हमेशा जो प्राइमरी सफिक्स यूज होता है वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को देखा जाता है। तो सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, बिल्कुल लगेगा मैम। सेकेंडरी सफिक्स कैसा ग्रुप है यहाँ पर, सीनियर मोस्ट। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करेंगे, और जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो जूनियर मोस्ट के लिए यूज करेंगे। याद आया है ना, यही कहा था। सीनियर मोस्ट हमारे पास यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब ये पेरेंट चेन के अंदर इसका कार्बन इंक्लूड होता है, याद करो सीनियोरिटी ऑर्डर में मैंने लिखा था ओइक एसिड लिखते हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो। ओइक एसिड का तब इस्तेमाल होता है जब ये इसका खुद का कार्बन पेरेंट चेन में आ रहा है। जब वो पेरेंट चेन में नहीं आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। अब ये खुद इस पेरेंट चेन में आ रहा है तो ओइक एसिड लिखेंगे। किस पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो लिखने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है, 1 ओइक एसिड नहीं लिखना, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब देखो पेंटेन ई से एंड होता है, ओइक एसिड ओ से शुरू हो रहा है, दो वोवल साथ में नहीं आएंगे तो ये ई हट जाएगा, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कार्बन पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओइक का मतलब ही क्या हुआ, अभी पेरेंट चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब ये तो हमारा इधर वाला पोर्शन सारा हो गया। प्रीफिक्स क्या होगा, क्या प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा मैम, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, किस कार्बन पे, फोर्थ पे है। जब हमारा ये पेरेंट चेन के अंदर कार्बन इंक्लूड हो रहा है, अगेन कीटोन की बात हो रही है, हो रहा है तो ऑक्सो लिखते थे। आप टेबल खोल के देख सकते हो, तो क्या आएगा यहाँ से आएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्या आएगा, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और यहाँ से इस क्वेश्चन की हेल्प से अब आप फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी आपको और अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
IUPAC नेम हमने इस कंपाउंड का बताना है। अब मैं आपको पहले बता दूं, हमने ये वाला केस थोड़ा सा अब लिया है, पहले नहीं लिया था। जब भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, मतलब ये जो आपकी साइक्लिक रिंग है, ये जो आपकी साइक्लोहेक्सीन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं आपकी साइक्लिक रिंग के अंदर, और हेक्सीन के केस में, हेक्स मतलब 6 कार्बन आटम्स के केस में है, तो इसको हम डायरेक्टली ना बेंजीन लिख देते हैं। मतलब इस केस में हम वर्ड रूट और मैं कहूँ प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्टली उसकी जगह पे बेंजीन लिख दिया जाता है, क्योंकि ये बेंजीन कहलाता है। अब देखो, अब जैसे कि इसको हमने डायरेक्टली बेंजीन ही लिख दिया है, तो बस हमने क्या करना है, इसके आगे जो हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे ना। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमें पता होता है भी बेंजीन का मतलब क्या होगा, बेंजीन का मतलब हमारा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हम साइक्लो लिखेंगे, ना ही हम यहाँ पर हेक्स लिखेंगे, ना यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बताएंगे, डायरेक्टली बेंजीन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो वी हैव दिस क्लोरीन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। वी हैव दिस NO2, जिसको हम नाइट्रो कहते हैं। वी हैव दिस मिथाइल, जिसको हम CH3 को मिथाइल कहते हैं। अब देखना, यहाँ पर पहली बात तो नंबरिंग करी जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, N पहले आएगा, M पहले आएगा, ऑब्वियसली A B C पहले आएगा। मतलब ये जो कार्बन आटम है फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। आप में से कई बच्चे ये भी सोच सकता है मैम यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की, 1 2 3 4, जहां से पास पड़ती है ब्रांचिंग वहां से करोगे ना। तो ये 1 2 3 4 ये अब नेमिंग करनी है, अल्फाबेटिकली ही करेंगे। ABC, C पहले आएगा, मतलब क्लोरीन की पहले होगी। तो हम क्या लिखेंगे, किस कार्बन पे फर्स्ट पे, तो क्या आएगा 1 डैश क्लोरो, फिर डैश। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, क्या मैम सभी अल्फाबेट्स छोटे लिखने हैं, क्या हमें कैपिटल लेटर में लिखना, नहीं कैपिटल में नहीं लिखते, सभी स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, 1 क्लोरो। अब बताओ, M पहले आएगा, N पहले आएगा, क्या पहले आएगा, M पहले आएगा ना, MNOP है ना, तो M पहले आएगा। M पहले आएगा तो फोर्थ कार्बन पे है 4 मिथाइल, अब फिर डैश क्योंकि नंबर है, फिर क्या है नाइट्रो है सेकंड पे है, फिर डैश क्योंकि फिर अल्फाबेट है, क्या आएगा नाइट्रो, और फिर क्या आ जाएगा डायरेक्टली बेंजीन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होता है, देखिए 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट आपको देखने में टफ लगता है, बट जब करने पे आते हो तो बहुत ईजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है, हो सकता है मेरी आवाज आपको उतनी मतलब एनर्जी से नहीं लग रही होगी, बट एनर्जी फुल है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है स्टेबिलिटी का। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स ये कार्बोकेटाइन देखने को मिल रहा है। अब देखो इसके दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, इसको स्टेबिलिटी देगा। प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस केस में देखो तो यहाँ OCH3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि डायरेक्टली कार्बोकेटाइन से बॉन्डेड है, इस ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से वो प्लस आर ग्रुप दिखाएगा। कैसा ग्रुप, प्लस आर ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है कार्बोकेटाइन, जो कि क्या है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, और जब ये रेजोनेंस कर सकता है तो प्लस आर दिखाएगा। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये ग्रुप आता है, यहाँ पर क्या है, ये कार्बोकेटाइन के साथ कार्बन है और उसके साथ फर्दर OCH3 लगा है। अब यहाँ पर ये जो OCH3 है, ये एज अ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो ये उसको डीस्टेबलाइज करेगा। ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके कंपैरिजन में आई या आर आता है तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा सेकंड होगा, उसके बाद हमें कौन स्टेबिलिटी दे रहा है, फर्स्ट वाला दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लस आई ग्रुप है जो कि उसको स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी प्लस आई वाला बढ़ाता है और माइनस आई वाला डिक्रीज करता है। तो OCH3 जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। डायरेक्टली बॉन्डेड होता तो रेजोनेंस हो जाती, डायरेक्टली नहीं है तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा ऑर्डर आएगा सेकंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमने आईयूपीएसी स्ट्रक्चर की बतानी है। अब मैं बता रही हूँ, कई बच्चों ने उसको गलत कर दिया होगा क्योंकि उन लोगों को लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ही नहीं ढूंढनी आई होगी। तो मैं बताती हूँ, देखिए हम इस स्ट्रक्चर को पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, CH3 CH CH CH3। अब ये C2H5 को क्या मैं ओपन करके लिख दूं एज CH2 CH3? क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हम इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको अगर ऐसे बंद करके देखोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। आप उसको ओपन करके देखो, आपकी पेरेंट चेन चेंज हो जाएगी। इस CH2 को भी मैं C2H5 को CH2 CH3 लिख दूं, एक ही बात है। अब देखना, पेरेंट चेन क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ? कैन आई मेक दिस एज अ पेरेंट चेन इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट? अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ 4 कार्बन आइटम है, बट अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मेरे पास कितने कार्बन आइटम है? देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम की चेन बन रही है। ठीक है, तो पता चली गलती, अगर कई बच्चे गलती कर रहे होंगे इसके अंदर। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा इन। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यहाँ पर होगा? नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक चेन ही नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स मुझे बताओ, ये इथाइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? इथाइल ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। अब ABCD के अकॉर्डिंगली M पहले आएगा या E पहले आएगा? E पहले आएगा। कितने कार्बन पर लगा है? सेकेंड पर लगा है, तो क्या आएगा? ये 2 इथाइल हो जाएगा। इसके बाद ये किस पे लगा है? थर्ड पे लगा है, तो ये क्या होगा? 3 मिथाइल पेंटेन। तो क्या आंसर आएगा? 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे ना ये TH आगे पीछे हो गया, इसको करेक्ट कर लेना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्या ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, करोगे तो देखो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कोवलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इन 2 डिफरेंट वेज, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हैविंग अ हेट्रोलिटिक फिजन। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, दो तरह के फिजन होते हैं, दो तरह की क्लीवेज होती है। एक होती है होमोलिटिक, जो कि हमें सेम एटम्स के बीच में देखने को मिलती है। जैसे AA है तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक ये ले जाएगा, तो यहाँ से हमें रेडिकल यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड देखने को मिलते हैं, स्पीशीज देखने को मिलती है। हेट्रोलिटिक में क्या होता था? हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता था? हमारे पास दो डिसिमिलर एटम्स होते थे जिसमें से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती थी। लेट अस से B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। तो अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A पॉजिटिव मिलेगा और B नेगेटिव मिलेगा। क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाएंगे और हमें ये कंपाउंड मिलेगा। अब जैसे कि बात की गई है CH3Br, CH3Br, तो Br हमें पता है कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हेट्रोलिटिक फिजन करानी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। तो हमें यहाँ से ये मिलेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो वो बॉन्ड कहाँ दिखा रहा है? CH3 पे, मतलब इलेक्ट्रॉन CH3 पे जा रहे हैं, तो गलत है। सेकंड पे देखो बॉन्ड किस पे दिखा रहा है? Br पे, तो इलेक्ट्रॉन Br पे जा रहे हैं। अब ये एरो पूरी लगेगी, पूरी एरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? देखिए आप अपने आप को मार्क्स दोगे ना तो उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अपने आप को मार्क्स देते जाइए हर क्वेश्चन के लिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट में जरूर लिखेगा आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, अब आता है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की IUPAC नेम करनी है। तो देखो जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है ना उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। तो देखो ये क्या होगा? फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना। अब हमारे पास एक ये मिथाइल ग्रुप है एक्स्ट्रा और एक ये Br लगा हुआ है जो कि हमारा ब्रोमो कहलाता है। अब 3 कार्बन एटम की चेन है तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रॉप लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स का मतलब बॉन्ड कैसे है? कार्बन कार्बन में। देखो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। वर्ड रूट हम सेंटर पर लिखते हैं जो कि मैंने प्रॉप लिख दिया। इसकी साइड पर आप लिखते हो प्राइमरी सफिक्स, मतलब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ईन लिखते हो। छोटा नंबर लिखोगे 1 और 2 में छोटा नंबर 1 है तो क्या आएगा? प्रॉप, फिर डैश, फिर 1, फिर डैश, फिर ईन। नंबर और अल्फाबेट में डैश आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। इससे पहले क्या लिखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या यहाँ पर कुछ साइक्लिक है? नहीं मैम, कुछ भी साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, बिल्कुल 2 चीजें एक्स्ट्रा है, एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा, एक ब्रोमो ग्रुप एक्स्ट्रा है।
ओके तो यहाँ पर देखिए थर्ड पे ब्रोमो लगा है और सेकंड पे मिथाइल लगा है। ए बी सी डी के अकॉर्डिंगली बी पहले आएगा तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, तो थर्ड पे है ब्रोमो, 3 डैश ब्रोमो, फिर डैश क्योंकि नंबर लिखना है, सेकंड पर है मिथाइल तो 2 डैश मिथाइल प्रोप 1 इन, तो नाम क्या होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। सभी को क्लियर हुआ? आई होप सो आप सभी का आंसर भी यही आ रहा था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 4 क्लोरो 2 पेंटीन। हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, किसका? 4 क्लोरो 2 पेंटीन का। अगेन इन लगा है, मतलब ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स से पहले यानी कि जो पेंट है ये क्या है? हमारा वर्ड रूट है ना। और यहाँ पर ये जो चीज एक्स्ट्रा लगी हुई है ये हमारा क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। यही हुआ ना। अब देखो वर्ड रूट कितने कार्बन है? पेंट यानी कि 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 2 पेंटीन मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब देखना फोर्थ पे लगा है क्लोरो, तो यहाँ लगा दीजिए क्लोरीन। अब आप सभी के हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर लोगे, कंपाउंड आ जाएगा। चलिए पूरा करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप सो सभी का यही स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें से कौन से कंपाउंड्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन वाई। पहली बात तो ना यहाँ पर ब्यूटेन लगेगा, ये बी आएगा, इसको करेक्ट करना। अब क्वेश्चन फिर से रीड करती हूँ। वो कहते हैं इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कायरल सेंटर का जरूरी होना होता है, मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें 4 डिफरेंट हमारे ग्रुप्स जुड़े होते हैं कार्बन से। तो अगर मैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाऊं, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और 1 ब्रोमो मतलब फर्स्ट पे ब्रोमीन लगा है। ऐसे ही 2 ब्रोमो बनाते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ऐसा है। अब मैंने आपको बोला भी मुझे क्या चाहिए, एक एटलीस्ट कायरल सेंटर चाहिए तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसपे 4 अलग ग्रुप हो, बट यहाँ पर ये कार्बन क्या है? मेरा कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि एक Br लगा है, एक तरफ इथाइल लगा है, एक तरफ मिथाइल लगा है, और एक तरफ हाइड्रोजन लगा है। तो मेरा 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्योंकि उसके अंदर एक कायरल सेंटर यानी कि एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखो कहाँ से आप इसकी नेमिंग करोगे। अब मैं आपको यहाँ पर बोलूँ तो हमें क्लोरीन इधर से पास पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4, है ना। अब देखो आपको पता है 4 कार्बन है एटम है तो ब्यूट लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन भी है, यहाँ मिथाइल भी है और मिथाइल भी है। सी पहले आता है ना, क्लोरो, मिथाइल बाद में आएगा। तो हम इसको देखो अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे सेकंड कार्बन एटम पे क्लोरो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ सभी को? 2 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। तो यहाँ ये कार्बन हमारा कायरल होगा क्योंकि यहाँ एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक Cl है और एक हाइड्रोजन होगा, है ना। क्या यहाँ पर कुछ होगा? नहीं होगा, तो वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को? गुड स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखकर ध्यान से रीड करना है इस क्वेश्चन को। एन आईयूपीएसी नेम ऑफ द 2 ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड्स कंटेनिंग 5 कार्बन एटम ईच इन देयर मॉलिक्यूल। हमने 5 कार्बन एटम वाला एक हेलाइड बनाना है, मतलब जिसमें हेलोजन होना चाहिए। तो पहला तो हम स्ट्रेट चेन वाला कार्बन ले लेते हैं, 5 हो गए ना, हाँ ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, क्लोरीन को यहाँ लगा देती हूँ। मान लो एक केस ले लेते हैं, तो ये मेरा कायरल कार्बन हो जाएगा ना, क्योंकि इस पे अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, तो एक तो मेरा ये केस हो गया। ऐसे ही एक और मैं केस ले सकती हूँ। मान लीजिए अब मैं चेन छोटी कर देती हूँ, यहाँ पे Cl लगा देते हैं और यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, तो इधर कायरल सेंटर हमारा कौन सा होगा, इधर ये कायरल सेंटर होगा, क्योंकि इस पे एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक हमारा ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है ना। तो इधर ये कायरल है, इधर ये कायरल है, दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों में ही 5-5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड, पूरे कंपाउंड के अंदर। उन्होंने पेरेंट चेन नहीं कहा, पूरे कंपाउंड में कहा है 5 कार्बन एटम्स इन ईच देयर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? सभी ये स्ट्रक्चर को नोट डाउन करेंगे फटाफट। Okay, now let us see the next question. Write the IUPAC name of the following compound. अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, तो ये मेरा फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, है ना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। ये भी तो कार्बन एटम है। अब देखो 3 कार्बन एटम की चेन बन रही है, मतलब प्रॉप बनेगी। डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में है, तो प्रॉप 1 इन हो जाएगा। अब हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप ब्रोमो 3 पे लगा है और मिथाइल ग्रुप हमारा किस पे लगा है, 2 पे लगा है ना। मिथाइल ग्रुप 2 पे लगा। ABCD के अकॉर्डिंगली बी पहले आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 ब्रोमो, फिर क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, प्रॉप 1 इन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ ये केस? अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ना याद कीजिएगा, अब इसके बाद ना स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए थे, है ना। ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कुछ मैं लेके आई थी और मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस लेके आई थी। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करवाया था और 2-3 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। तो अब मैं सारे होमवर्क क्वेश्चंस एक लेक्चर में अगर डिस्कस करूंगी तो हमारा लेक्चर जो है, जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो तो रह ही जाएगा ना। तो मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं हमारे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में, क्योंकि हमने सभी टॉपिक्स को भी तो कवर करना है ना, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सबसे पहले सेगमेंट की तरफ। आई होप सो अब आपके जितने होमवर्क क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए सभी के आंसर्स आपको क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। भी हेलो एल्केन्स को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जब भी आपके एल्केन मॉलिक्यूल में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और उसकी जगह पर कोई हेलोजन लगा दोगे तो वो आपका हेलो एल्केन होगा। एग्जाम्पल हम मिथेन का ले लेते हैं। मिथेन होता है CH4, इसको क्या मैं ओपन अप करके लिख सकती हूँ CH3H, एक ही बात है, लिख सकती हूँ। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल करके Cl लगा दूंगी तो क्या आ जाएगा, CH3Cl आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। यही होता है हेलो एल्केन, है ना। अब सॉरी, अच्छा अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हम सबसे पहले करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हम क्या करते हैं, हेलोजन एटम्स के बेसिस पे भी कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, कितने उसके ऊपर हेलोजन के ग्रुप लगे हैं, उसके बेसिस पे हेलो एल्केन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहली हम इसके अंदर कैटेगरी पढ़ते हैं, वो आता है मोनो हेलो एल्केन। क्या आता है, मोनो हेलो एल्केन आता है। अब मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। मोनो का मतलब होता है 1 और हेलो एल्केन मतलब जब आपका एक ही हेलोजन एटम वहां पर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, व्हेन ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड it is called मोनो हेलो एल्केन। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं CH3Cl, देखो एक ही Cl लगा हुआ है, CH3Br, ठीक है, या फिर आप कहो CH3CH2Br। एक ही जब हेलोजन लगा होता है आपके कंपाउंड के अंदर तो वो मोनो हेलो एल्केन में आ जाता है। या आप कह लो CH3CH2CH2CH2Br,
कंपाउंड जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें एक ही हेलोजन आटम लगा हुआ है तो वो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है जी। चलिए अब सेकंड कैटेगरी इसके अंदर जो आती है, जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है डाई हेलो एल्केन। क्या आती है? डाई हेलो एल्केन। क्या आती है? डाई हेलो एल्केन आती है। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास आपके कंपाउंड में दो हेलोजन आटम होते हैं, क्या होता है? व्हेन two when two halogen atoms when two halogen atoms are present are present in a compound are present in a compound। जब एक कंपाउंड में दो हेलोजन आटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो डाई हेलो एल्केन होता है ना, डाई का मतलब क्या होता है? यहाँ टू होता है। ठीक है। डाई हेलो एल्केन जो होता है, हम इसको फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इसको फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है जेम डाइहेलाइड, एक क्या होता है? जेम डाइहेलाइड, और एक होता है विस डाइहेलाइड, जिसका पूरा नेम भी मैं आपको बता देती हूँ। जेम डाइहेलाइड को कहा जाता है जेमिनल डाइहेलाइड। क्या कहा जाता है? जेमिनल डाइहेलाइड या जेमिनल हेलोएल्केन। और विस वाले को कहा जाता है विसिनल डाइहेलाइड। क्या कहते हैं? विसिनल डाइहेलाइड या विसिनल हेलो एल्केन कहा जाता है। अब जेम और विसिनल में क्या होता है? देखिए, जेम के अंदर क्या होगा? जेम डाइहेलाइड, इसका नाम वैसे जनरली जेम के तौर पे बोलते हैं जब आपका एक ही कार्बन आटम पे दोनों हेलोजन ग्रुप लगे हो। डाई का मतलब तो दो ही होगा ना, डाई का मतलब तो दो ही ग्रुप लगे हैं। अब जब एक ही कार्बन आटम पे दो ग्रुप है, मान लो आपके पास आपके पास है CH2Cl2। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे तो क्या है? यहाँ Cl लगा है और दो हाइड्रोजन लगे हैं। मतलब जब एक ही कार्बन आटम पे दो हेलोजन लगे होते हैं तो उसको हम जेम डाइहेलाइड कहते हैं। एक और एग्जांपल आप ऐसे ही ले सकते हो। आप मान लो कह दो CH3CH2Cl2। मान लो आपके पास ये केस है, सॉरी CH2, इसको दोबारा लिखते हैं। इसका है CH3CHClCl, मान लो ये है, नॉट CH2CHClCl। अब यहाँ पर भी क्या है? देखो, दो हेलोजन ग्रुप्स आपके एक ही कार्बन आटम पे लगे हैं तो वो जेम डाइहेलाइड कहलाएगा। अब विसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या होता है? जब आपके दोनों जो हेलोजन ग्रुप्स है ना वो एडजेसेंट कार्बन आटम पे हैं। क्या होगा? व्हेन, जैसे इसका एक एग्जाम्पल पहले लिखती हूँ फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक Cl इस पे लगा है, एक Cl इस पे लगा है, फर्दर ये ऐसे अटैच्ड है। तो आपके दो एडजेसेंट कार्बन पे जब आपके हेलोजन ग्रुप्स लगे होते हैं, अब लगे तो दो ही होंगे तभी वो डाइहेलाइड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वो साथ वाले कार्बन पे होगा तो वो विसिनल होगा, अगर वो एक ही कार्बन पे होगा तो वो जेमिनल होगा या जेम कहलाएगा। ठीक है। तो अब आप इसके डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो। when when two halogen atoms when two halogen atoms are present on same carbon atom तो वो हमारा जेमिनल होगा। और विसिनल के केस में क्या होगा? when two halogen atoms are present on adjacent carbon atom तो वो हमारा किसका केस हो जाएगा? वो हमारा विसिनल डाइहेलाइड का केस हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और कैटेगरी देखिए, थर्ड कैटेगरी हमारी जो आती है वो आती है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? व्हेन थ्री हेलोजन atoms are present in a compound जब तीन हमारे हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ट्राई हेलोएल्केन होगा। जैसे CHCl3, तीन हो गए ना हेलोजन्स, तीन Cl हो गए तो वो ट्राई हेलोएल्केन कहलाएगा। सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए। तो ये हमारी सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी जो किस पे बेस्ड थी? जो बेस्ड थी नंबर ऑफ हेलोजन आटम्स पे स्टूडेंट्स। अब हम और भी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को।
सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो देख लिया अभी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन्स को, तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको इजी हो जाएगा ना, तभी मैंने कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें रिक्वायर्ड थे ऑर्गेनिक में आपको पहले बता दिए। हाइब्रिडाइजेशन एक बार क्विक रिव्यू दे देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करोगे, सिंपल सिग्मा बॉन्ड को देखोगे और लोन पेयर को देखोगे। अगर उनका सम 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर उनका सम 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर उनका सम 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, है ना। अब ये तो हमारी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं मैम, तो सबसे पहला आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड। सबसे पहला क्या आता है, विनाइलिक हैलाइड। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई जो कि आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो। हम जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं ना, इनको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो इनकी क्लासिफिकेशन का नेम है उसको विनाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। अब अगर हमारा हेलोजन एटम ऐसे कार्बन पर प्रेजेंट है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो हेलोजन जो हमारा जो कंपाउंड होगा कंप्लीट, वो विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या बोला मैंने बोला मैंने क्या कहा, व्हेन हेलोजन एटम when halogen atom is attached to when halogen atom is attached to the carbon which is sp2 hybridized, जो कि क्या है, जो कि sp2 hybridized है। तो that compound is called विनाइलिक हैलाइड। अब देखो किस तरह से होगा। देखिए मैंने बोला आपका हेलोजन एटम, लेट अस से एक्स इज योर हेलोजन एटम, ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब ये क्या बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ। हाँ जी, तो ये आपका जो हेलोजन एटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको जो हेलोजन एटम यहाँ देखने को मिल रहा है, ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हो। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो जब आपका हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ा है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो आपका कंपाउंड विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लें, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, ये भी क्या विनाइलिक हैलाइड होगा? बिल्कुल होगा मैम, क्योंकि ये जो हमारा हेलोजन है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हुआ? तो ये सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसे विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। अब हमारी जो सेकेंड कैटेगरी आती है उसे कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड। कौन सी कैटेगरी आती है? सेकेंड कैटेगरी आती है एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जो कि फर्दर एक डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, वो हमारा एलाइलिक होगा। यहां पर ये हेलोजन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ है, सॉरी, यहां पर ये हेलोजन एटम डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ है। अब अगर हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि डबल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, यहां पर हेलोजन खुद एक ऐसे कार्बन से अटैच था जो डबल बॉन्ड बना रहे, तभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई। यहां पर ये हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि फर्दर एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। इस चीज को भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। व्हेन
when halogen atom is attached to a carbon atom which is further attached to which is further attached to a double bond carbon atom, a double bond carbon atom दैट इज अवर एलाइलिक हेलाइड। अब देखो, अब ये जिसके साथ अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या है, sp3। तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो एलाइलिक में और विनाइलिक हेलाइड के बीच में। सभी को क्या ये चीज समझ आई, यहाँ पर ये sp2 से जुड़ा है, यहाँ sp3 से जुड़ा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फर्दर उससे किससे जुड़ा है, ये फर्दर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ जिसे कहा जाता है बेंजाइलिक हेलाइड। थर्ड वाली कैटेगरी कौन सी आती है, थर्ड वाली कैटेगरी आती है बेंजाइलिक हेलाइड। कौन सा हेलाइड है, अब हमारे पास है बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड का मतलब क्या होगा, जब हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है। when halogen atom is attached to a carbon atom which is next to benzene ring, is our बेंजाइल हेलाइड। कैसे, देखिए ये हेलोजन आटम एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लीजिएगा। अब ये एक्स यहाँ पे फिर बारी बारी लिख रही हूँ, एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। सो दिस इज अवर बेंजाइलिक हेलाइड। जब हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि फर्दर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ठीक है जी, अब लास्ट कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड क्या होगा, जब हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच्ड है। when halogen atom is directly attached to benzene ring, कुछ इस तरह से यहां दिखा देती हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये क्या होगा, sp2 होगा। तो आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या था, डायरेक्टली वो एक ऐसे कार्बन से जो कि sp2 है, यहाँ के डायरेक्टली एक ऐसे से जो कि sp3 फर्दर sp2 से अटैच्ड है। यहाँ पे भी वही चीज, एक डायरेक्टली कार्बन से जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा है और यहाँ पे वो डायरेक्टली जुड़ा है। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हो इनका याद। समझ आई सभी को? अच्छा, अब एक जो क्लासिफिकेशन है वो आप खुद भी कर सकते हो। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन डिग्री। अच्छा, अब देखना इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, या फिर इसका अनदर नेम क्या होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। अब प्राइमरी एल्काइल हेलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होने वाला है, मतलब जब हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब अगर इस कार्बन एटम की डिग्री 1 डिग्री है तो इस हेलोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी, या प्राइमरी एल्काइल हेलाइड कहलाएगा। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड और सेकेंडरी हेलो एल्केन
इसका मतलब क्या है, हमारा हेलोजन एटम जो है एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, जो कि फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा या फिर सेकेंडरी हेलोएल्केन कहलाएगा। थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी टर्शरी हेलोएल्केन, टर्शरी हेलोएल्केन। जब हमारा हैलाइड ग्रुप जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि फर्दर 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्शरी हेलोएल्केन कहलाएगा या टर्शरी या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई? अब आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आ गई ना, ये तो बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि हमने जब डिग्री की थी तो ईजी रह जाता है। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। देखिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आप सभी को पता है तो मुझे बार बार करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने क्वेश्चंस भी देखे हैं। और रही बात जो हेलोएल्केन्स के क्वेश्चंस है आईयूपीएससी के एनसीईआरटी की, जैसे कि मैंने कहा कुछ होमवर्क क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए तो कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, घबराइएगा नहीं, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से, मतलब अब हम हेलोएल्केन को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो आता है ना स्टूडेंट्स, वो आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या आता है सबसे पहला मेथड, सबसे पहला आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी ना, तो मैंने आपको उसी दौरान पे हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बताई थी। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, है ना। मतलब कि हाइड्रोकार्बन की आपको याद है मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। तो उन्हीं से हमने अब हेलो एल्केन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। किससे प्रिपेयर करेंगे, हम एल्कीन्स से प्रिपेयर करेंगे। चलिए एल्कीन से एक बार पहले आप इसको हेडिंग लिखिए। हम पहले एल्कीन्स से भी करेंगे लेकिन उससे पहले एल्केन्स से करते हैं। सबसे पहले हम एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एल्कीन्स पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए हाइड्रोकार्बन में मैंने बोला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है ना, तो हम एल्केन से प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन को। सो पहले ए कैटेगरी इसमें डालेगा फ्रॉम एल्केन्स। अब ना ये नोट्स बहुत अच्छे से बनाना क्योंकि मैं आपको बहुत छोटी छोटी ना डिटेल डिस्कशन यहाँ पर बताऊंगी। आपको हो सकता है एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन दी हो, पर आप कितनी रिएक्शंस याद करोगे, अगर आप इसको समझ लोगे ना तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एल्केन से कैसे बनाते हैं, एल्केन से हम बनाते हैं बाय फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, या मैं कहूंगी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन से। कैसे करेंगे, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। जो जो मैं वर्ड्स यूज करूंगी उसको मैं बताऊंगी, उसका मतलब क्या है, घबराना मत, ठीक है। बस हौसला रखो, समझ आ जाएगा। आराम से सुनना एक एक चीज को। मैंने पहले बोला हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाएंगे। पहली टेक्निक है एल्केन से बनाना। एल्केन क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से करेंगे। फ्री रेडिकल, रेडिकल आपको पता है होमोलिटिक लिवेज में रेडिकल्स बने थे ना, याद है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन को रेडिकल कहते हैं। अब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगी, कैसे पता चलेगा किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल हो रही है नहीं हो रही है, तो वहां पे आपके जो एरो होगी ना, एरो उसके ऊपर ना ऐसे एच न्यू लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा से फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब या फिर आपको वहां पर ना एरो के ऊपर हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो आपको ये वहां पर समझ जाना है भी वो क्या कह रहा है, वो वहां पर कह रहा है भी फ्री रेडिकल करवाओ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम एल्केन से करवाएंगे ना, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगी कैसे है, ठीक है, कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल अब कैसे होता है, देखो मैंने आपको बोला हमने करना है, हमने ऑब्टेन करना है हेलो एल्केन। हमने एल्केन से यानी कि RH, अब मैं CH4 को CH3H लिख सकती हूँ ना, मैंने वही लिखा है। RH में हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन। मतलब किस तरह से, जैसे X2 हो गया,
मतलब हमने X2 के साथ रिएक्ट करवाना है। अब X के यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मैं बताऊंगी किस केस में क्या बनता है और क्या नहीं बनता है, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, एल्केन है ये आपका, और आपने इसकी हेलोजिनेशन करवानी है, मतलब X2 के साथ रिएक्ट करवाना है। जब आप X2 के साथ रिएक्ट करवाओगे, मैंने क्या कहा था, एरो के ऊपर आपको H न्यू देखने को मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करता है, भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है, ठीक है जी। अब देखना होगा क्या, यहाँ पर एक H जो है इस X के साथ निकल जाएगा, HX बना लेगा, और एक X इस H की जगह ले लेगा, तो RX बना देगा। RX का मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन बनना। तो सब्स्टिट्यूशन देखो, पहले फ्री रेडिकल तो अभी आगे आपको बताऊंगी, मैकेनिज्म में समझोगे कैसे होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह लेना। तो एक एक्स एक एच को निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा, एक एक्स एच को निकाल के उसकी जगह ले लेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हेलो एल्केन बन जाएगा। ये जनरल रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल ले, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलती हूँ, मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने इसकी रिएक्शन X2 के साथ, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई, एरो के ऊपर मैंने आपको H न्यू दे दिया, मतलब कि मैंने यहाँ पर आपको क्या इंडिकेट किया, भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, Cl उसकी जगह लेगा, यानी कि CH3 CH2 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 Cl। इस CH3 का एक हाइड्रोजन निकला, Cl ने उसकी जगह ले ली, और वो हाइड्रोजन जो निकला वो दूसरे Cl के साथ जुड़कर HCl उसने बना लिया। अब आप मुझे कहोगे मैम हमें क्या पता भी इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, अंदर वाले के साथ भी तो जुड़ सकता है। बिल्कुल जुड़ सकता है, हो सकता है इस हाइड्रोजन के साथ Cl कंबाइन कर ले और एक Cl उसकी जगह ले ले, तो यहाँ से हमें एक ये प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे अरे रे मैम यही तो प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक की, कुछ भी बना देते हो, कभी कहते हो वहां से निकाल दो, कभी कहते हो वहां से निकाल दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अभी आप इनिशियली पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है भी कितने प्रोडक्ट बनाओगे, जब आप समझोगे भी ये रिएक्शन कैसे होती है, तो ट्रस्ट मी इससे इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या किया है हमने यहाँ पर, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह Cl ने ले ली, और जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे Cl के साथ जुड़ गया। तो अब मैंने आपको इतना ही कहा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन से निकालो या यहाँ हाइड्रोजन से निकालो, दोनों कॉर्नर से निकालोगे, बात एक ही है, नेमिंग करोगे एक ही रहेगा। अब एक पॉसिबिलिटी भी, अंदर वाले हाइड्रोजन से भी एक निकल गया, अंदर वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बताए। अब आगे जाके मैं अभी आपको बताऊंगी इसी लेक्चर में भी इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है और माइनर कौन सा होता है। मेजर वो होता है जो ज्यादा, मतलब जो हमें ऑब्टेन होता है, माइनर जो कि कम क्वांटिटी में होता है। तो इनमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ एक बेसिक समझो क्या होगा। यहाँ पर ये H न्यू यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, एक एक्स हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और दूसरा एक्स उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब एक और जनरल एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, एक और, हाँ जी, इसी के अंदर एक और जनरल एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे मान लो मिथेन है हमारे पास, ठीक है, हमने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, एक हाइड्रोजन निकलेगा, Cl उसकी जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हुआ, HCl निकल गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वही चीज, जब तक सनलाइट मिलती रहेगी ना बच्चे, समझना इस चीज को, जब तक सनलाइट मिलती रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या होगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप में HCl निकलेगा, मतलब कि एक Cl आएगा, हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, उसकी जगह ले लेगा, क्या आ जाएगा, CH2Cl2 आ जाएगा, और HCl निकलेगा। अब नेक्स्ट में फिर से वही चीज हो जाएगी, फिर से Cl2 आएगा, क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले जाएगा और उसकी जगह ले लेगा, एक Cl वहां पे आ जाएगा और एक Cl उसको लेकर के चला जाएगा, क्या आएगा, CHCl3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, एक Cl आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और दूसरा HCl बन जाएगा, है ना। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सनलाइट देते रहोगे, तब तक सनलाइट देते रहोगे, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो मतलब कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन है, चलती रहेगी सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या यहाँ पर आपको मोनो हेलो एल्केन मिल सकता है, आप कहोगे नहीं, बहुत मुश्किल है पाना। मोनो हेलो एल्केन क्या है, ये जब एक हेलोजन लगाओ ना, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, दो हेलोजन आ गए, फिर तीन हेलोजन आ गए, फिर चार आ गए, मतलब कि ये जो मेरे पास यहाँ पर मुझे मोनो हेलो एल्केन देखने को मिल रहा है, ये जो मुझे यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन देखने को मिल रहा है, इसको पाना बहुत मुश्किल है। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है भी। मोनो हेलो एल्केन,
मोनो हेलो एल्केन इज नॉट ऑब्टेन्ड, क्योंकि ये रिएक्शन चलती रहती है, क्योंकि सनलाइट है तो ये रिएक्शन मिलती रहेगी, चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी। तो बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स, क्या है, जब आप व्हेन यू रिएक्ट, एक और ड्रॉबैक थे, दो ड्रॉबैक है। पहला ये है भी मोनो येलो एल्केन नहीं मिलता, दूसरा व्हेन प्रोपेन इज रिएक्टेड मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देखो ये मिथेन हो गया, ऐसे ही आप इथेन के साथ करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक और ड्रॉबैक ये है भी, जब आप प्रोपेन की रिएक्शन करवाओगे तो आप देखोगे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, चलिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखिए प्रोपेन लेने का मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं ना, सिंगल बॉन्ड हो। अब मैं मान लो फिर से Cl2 के साथ करवा रही हूँ, H न्यू की प्रेजेंस में करवा रही हूँ। अभी सिर्फ रिएक्शन जनरल बताइए, मैकेनिज्म नहीं बताया। जहां पर आपको मैकेनिज्म की जरूरत होगी मैं करवाऊंगी, जहां पर नहीं जरूरत वहां हम क्यों करेंगे, है ना। जहां समझना है वहां समझेंगे, जहां नहीं समझना, जहां छोटी मोटी आपको सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है भी ऐसा हो रहा है, तो वहां रिक्वायर्ड नहीं होगी। जहां मुझे लगता है भी नहीं, यहाँ पर अगर बच्चा समझ लेगा तो आगे जाकर उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर Cl2 के साथ हमने रिएक्शन करवानी है, फिर से वही कहानी। देखो क्या होगा, अगर मान लो ये एक Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह ले लेगा। जब वो उसकी जगह ले लेगा क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 Cl आ जाएगा, मानते हो। अब और दूसरा जो दूसरा Cl है वो उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के HCl बना लेगा, मानते हो ना इस चीज को। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है, एक और पॉसिबिलिटी मैम यहाँ पर फिर से वही बात है बी, अरे यार ओके एक और पॉसिबिलिटी है, अभी आपने चलो कॉर्नर वाला हाइड्रोजन रिमूव किया, अगर हम सेंटर वाला कर देते हैं, मतलब सेंटर वाले की जगह Cl ले लेता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH Cl CH3, फिर ये बनेगा, ये भी बन सकता है ना। यहाँ पर ये दोनों बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन केस में आप क्या देख रहे हो, बी मोर देन आपको वन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता है लेकिन ये रिएक्शन इज अ नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन, ये चलती रहेगी, है ना। यहाँ पर आप क्या देखते हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक क्या है, एक ड्रॉबैक है। बी मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं ना, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अब आपको जनरल ऊपर ऊपर से बता दिया। अब सारी कहानी समझाती हूँ भी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और आपका माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म। ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया है। अच्छा अब मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से सुनेगा। मैकेनिज्म यहाँ कौन सा फॉलो होगा, यहाँ फॉलो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर रेडिकल्स आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। देखो हम रिएक्शन मिथेन की लेते हैं, जनरल रिएक्शन क्या है, CH4 को लिया, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, एक Cl ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और CH3Cl बना दिया, और जो दूसरा Cl है वो उस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके HCl बना बैठा। यही होगा, यही होता है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब जब रिएक्शन आप परफॉर्म करवाओगे तो रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। हमेशा से ऐसे ही चलता है फ्री रेडिकल में। तो वन बाय वन समझना। सबसे पहला स्टेप हमारा स्टूडेंट्स आता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना। इनिशिएशन का मतलब क्या होगा, इनिशिएट करना, शुरुआत करना। शुरुआत में क्या होता है, मैंने बोला सनलाइट पड़ रही है। अब आपकी इस हेलोजन पे Cl2 को ओपन करके लिखो ClCl, इस पे क्या हो रहा है जी, इस पे सनलाइट पड़ती है। जैसे इस पे सनलाइट पड़ती है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब दो सिमिलर एटम्स हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, क्योंकि एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पर क्लीवेज का देखो यूज आया ना। अब जब वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गए तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन और Cl पे एक इलेक्ट्रॉन मिली। ये चीज समझ आई चीज, मतलब यहाँ से 2 Cl रेडिकल मिले। ये हमारा इनिशिएशन स्टेप होता है, अभी कहाँ से शुरुआत हुई। अब हमारा आता है सेकेंड स्टेप, जिसे कहा जाता है
प्रोपेगेशन स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा होता है मैम? दूसरा स्टेप होता है प्रोपेगेशन स्टेप। अब प्रोपेगेशन स्टेप का मतलब प्रोपेगेट करना। आगे क्या होता है देखो, हमने क्या लिया था? CH4 लिया था। CH4 को हम खोल कर CH3H लिख सकते हैं। CH4 को ओपन अप करके CH3H लिख सकते हैं मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या करेगा? एक Cl रेडिकल, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, समझ अच्छे से आएगा। एक Cl रेडिकल आया, अब ये Cl रेडिकल क्या करेगा? ये इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा। अब इनका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब मुझे सोच के बताना, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत अच्छी चीज है, सोच के बताना, ये Cl रेडिकल इस H रेडिकल के साथ जुड़ेगा या CH3 रेडिकल के साथ जुड़ेगा? आप कहोगे मैम सिंपल है, CH3 रेडिकल के साथ सीधा जोड़ो, हमारे पास मोनो हेलोजन आ गया। गलत। आपको बता दूं, H रेडिकल और CH3 रेडिकल में से जो H रेडिकल होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। कहीं आपको ये नहीं पता चलेगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको मेंशन कीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। एनसीईआरटी में नोट कीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तब ये दिमाग में जरूर आएगा। भी आप पहले ही डायरेक्टली ही Cl रेडिकल को CH3 रेडिकल के साथ जोड़ के CH3Cl बना दो ना। क्यों नहीं बनाते? इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि H रेडिकल जो यहाँ से बना ना अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबिलिटी पहले देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू CH3 रेडिकल। तो ये Cl रेडिकल इस H रेडिकल के साथ जुड़ेगा। जब दो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। साथ में क्या बन गया? साथ में बच गया हमारे पास CH3 रेडिकल। क्या बच गया? CH3 रेडिकल बन गया। समझ आई कहानी? अब क्या होगा? ये CH3 रेडिकल आ गया। अब देखो, मैंने आपको बोला ये रिएक्शन चलती जाएगी जितनी सनलाइट दोगे। और देखो Cl2 मॉलिक्यूल्स, आपने ना +1 में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा ना। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एन पार्टिकल्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो Cl2 की कमी नहीं है। Cl2 ये नहीं बस एक बार आया चला गया खत्म हो गया, नहीं, इसकी कमी नहीं है। और Cl2 आएगा, एक और मॉलिक्यूल लिया। अब क्या होगा? ये CH3 इस Cl2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा? ब्रेक करवाएगा, इनमें क्लीवेज होगी, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब क्या होगा? ये CH3 का एक रेडिकल और एक ये Cl का रेडिकल जुड़ करके क्या बना देगा? CH3Cl बना देगा। यहां से फिर से हमारे पास एक Cl रेडिकल मिल गया। अब आगे 2 स्टेप हो सकते हैं। देखो, ये ये Cl रेडिकल है, ये फर्दर से फिर से ये रिएक्शंस इस तरह से शुरू कर ले, फिर से दोबारा से एक CH4 के साथ रिएक्ट कर ले, या ये फर्दर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाए। देखो, सनलाइट मिल रही है, ये रिएक्शन यहाँ तक तो रुकेगी नहीं। ये Cl रेडिकल वापस से ये वाली स्टेप शुरू कर सकता है या नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकता है। तो जब नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेगा, अब देखो हमारे पास क्या आया? CH3Cl आया और Cl रेडिकल आया। हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ? हमारे पास CH3Cl यानी कि मोनो हेलोएल्केन मिल गया। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी क्योंकि ये फर्दर चलती रहती है, सनलाइट की प्रेजेंस में है, इस वजह से। हमारे पास आया CH3Cl। CH3Cl को अब हम क्या करेंगे? ओपन करके लिखेंगे। क्या आया? CH3Cl। CH3Cl को मैं CH2H ऐसे लिख सकती हूँ। ये क्या है? CH3Cl। और मुझे क्या मिला था अभी? Cl रेडिकल भी तो मिला था। अब ये Cl रेडिकल क्या करेगा? मैंने CH3 को ओपन कर दिया, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा। जब करवाएगा फिर से H रेडिकल बना, तो H रेडिकल अनस्टेबल होता है, उसके साथ जुड़ जाएगा, HCl बना देगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से मिलेगा CH2Cl रेडिकल। ध्यान से धीरे धीरे रिएक्शन को लिखोगे ना, हो जाएगा। पहली बारी में ना कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, लिखते लिखते ना किसी और के साथ बॉन्ड करवा दोगे। प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, करके देखोगे हो जाएगा। अब देखो, ये CH2 ये रेडिकल है। अब फिर से Cl2 मॉलिक्यूल आएगा, ये इसको ऐसे ब्रेक करवाएगा, इसकी क्लीवेज करवाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो देखो क्या होगा? CH2Cl2 बन जाएगा और यहाँ से फिर से एक Cl रेडिकल आ गया। अब या तो फिर से रिएक्शन शुरू करेगा, ये फर्दर प्रोसीड होगा। जब ये फर्दर प्रोसीड होगा तो देखो क्या होगा? ये Cl रेडिकल अब किससे कंबाइन करेगा? इस CH2Cl2 को ओपन अप करके लिख दे। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2। अब ये क्या करेगा? यहां से फिर से बॉन्ड ब्रेकेज होगी। अब H रेडिकल अनस्टेबल होता है तो पहले Cl रेडिकल उसके साथ जुड़ेगा, HCl बनाएगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर फिर बेचारा अलग हो जाएगा, CHCl2 फिर अलग हो गया, अलग हो गया। अब ये फिर फर्दर आएगा, ये CHCl2 रेडिकल फर्दर आएगा। ये क्या करेगा? ये फिर से एक Cl2 मॉलिक्यूल लेगा,
उसको ब्रेक करवाएगा, उसके साथ कंबाइन होगा, क्योंकि इसको भी तो स्टेबिलिटी गेन करनी है। क्या बनेगा? CHCl3 बनेगा प्लस Cl रेडिकल बनेगा। अब यहाँ से CHCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अब अगले स्टेप में देखना क्या होगा। अगले स्टेप में बहुत इजी है, Cl रेडिकल आएगा, इसको ओपन अप करके लिख दे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHCl3 को। अब ये ब्रेकेज करवाएगा तो H रेडिकल अनस्टेबल होता है, उसके साथ जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? CCl3 रेडिकल मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। CCl3 रेडिकल हमें मिल गया। ये क्या करेगा? ये फिर से एक Cl2 मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक करवाएगा, ये रेडिकल और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक रेडिकल मिलकर के क्या बना देगा? CCl4 बना देगा और C रेडिकल मिल जाएगा। अब इसके बाद कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये रिएक्शन यहाँ खत्म हो जाएगी। सभी को समझ आई? अब ये तो प्रोपेगेशन है, अब इस रिएक्शन को हम यहाँ खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, ये Cl रेडिकल को बेचारे को ओपन करके नहीं छोड़ सकते ना, हमें इसे खत्म करवाना होगा। तो थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन का स्टेप। थर्ड स्टेप क्या आता है? टर्मिनेशन का स्टेप आता है। भी इस रिएक्शन को अब आपको टर्मिनेट करवाना होगा, स्टॉप करवाना होगा। तो क्या होगा? देखो बहुत सारे Cl रेडिकल मिले हैं, तो हो सकता है 2 Cl रेडिकल मिलकर के फिर से क्या बना दे? Cl2 बना दे। और हमें स्टार्टिंग में CH3 रेडिकल भी तो मिला था, अब हो सकता है एक CH3 रेडिकल Cl के साथ जुड़कर CH3Cl बना दे। अब क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ देखने को मिलती है। भी CH3 रेडिकल हमें यहाँ देखने को मिला था, ये देखो, ये CH3 रेडिकल, ठीक है, ये CH3 रेडिकल खुद से भी कंबाइन कर सकता है और क्या बनाता है? इथेन बनाता है। तो ये ना चीज पूछी जाती, इथेन को आप कैसे लिख सकते हो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हो। तो ये चीज ना कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। भी ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन, या ये क्लोरीनेशन है, क्लोरीन के साथ करवा रही हो तो क्लोरीनेशन है ना, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन इथेन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ट्रेसेस में होता है। ट्रेसेस मतलब बहुत कम मात्रा में ये प्रोड्यूस होता है। तो क्या आपको ये ऑप्शंस में मिलेगा? क्या आपको वहां पर CH3Cl देखने को मिलता है, क्या इथेन देखने को मिलता है, क्या Cl2 देखने को मिलता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो बच्चे पता है इसको क्लिक कराते हैं, बच्चे ये नहीं देखते हैं भी इथेन भी तो मिलता है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो इस तरह से ये क्या था, इसका मैकेनिज्म था। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड छोटी मोटी जानकारी आपको बता देती हूँ, आपसे जो पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। ये विद रिस्पेक्ट टू है, मतलब कि देखो आप मान लो F2 लेते हो, आप Cl2 लेते हो, Br2 लेते हो, I2 लेते हो, किसके साथ रिएक्शन फास्ट होगी? तो लेट मी टेल यू, F2 के साथ फास्ट होगी, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। F2 के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, I2 के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। F2 के साथ फास्ट भी होती है, विग्रस रिएक्शन भी होती है, मतलब ये कंट्रोल भी नहीं की जाती, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है, ठीक है। और I2 में सबसे स्लो होती है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, I2 में क्यों स्लो होती है, क्या प्रॉब्लम आती है? देखो जब हम आयोडीनेशन करवाते हैं, अभी मैंने क्या करवाया? क्लोरीनेशन। जब मैंने Cl2 ऐड करवाया, क्लोरीनेशन है, Br2 ऐड करवाऊंगी, ब्रोमिनेशन होगा। आयोडीनेशन मतलब I2 ऐड करवाना। मान लो मैंने अपना मिथेन लिया, मिथेन को ओपन अप करके लिख दूं CH3H। अगर मैं I2, अब मैं जनरल रिएक्शन सीधा लिखती हूँ, I2 ऐड करवाना है तो क्या होगा? आयोडीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, क्या बना देगा? CH3I बना देगा और एक HI निकलेगा। हमारी यही रिएक्शन होती है ना, यही रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको इस तरह से बता दिया था। लेकिन जब आप आयोडीनेशन करवाते हो ना बच्चों, एक ना नई चीज देखने को मिली भी, जब भी आप आयोडीनेशन करवाओगे ना, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। आयोडीनेशन के केस में ऐसा होता है, जब आयोडीन के साथ करवाओगे इरिवर्सिबल होगी। अब जब आप +1 पढ़ते हो तो वहां पर ना आप ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल पढ़ते हो, +2 में भी देखोगे। ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? मान लो अगर आपने ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, वापस से इसमें कन्वर्ट हो रही है। इरिवर्सिबल का मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो रही है। आपने क्या बनाना था? आपने तो हेलो एल्केन बनाना था। अब जब ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो नहीं बचेगा ना, खत्म हो जाएगा। तो अब कहानी क्या आती है, अगर आपने इसको ऑब्टेन करना है, अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे तो ये वापस से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम? HI को रिमूव करने के लिए HI की रिएक्शन HiO3 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? HiO3 से करवाते हैं, ताकि हमें I2 मिल जाए और वाटर मिल जाए।
ताकि इसकी कन्वर्जन हम क्या करवा देते हैं, I2 में करवा देते हैं, ताकि ये वापस से इसमें कन्वर्ट ना हो सके। मैंने क्या बोला, आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस से कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, अब हमें इसको रोकने के लिए, HI को रोकने के लिए हम इसकी फर्दर रिएक्शन HiO3 से करवा देते हैं, ताकि ये वापस से कन्वर्ट ना हो सके और हमें यहाँ से ये मोनो हेलो एल्केन यहाँ से मिल जाए, CH3I यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, एक और चीज वो पूछते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन। तो आपको बता दूं, जो 3 डिग्री हमारा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अच्छा, अब मैंने ब्रोमिनेशन में आप ऐसे करवा सकते हो जैसे अपने Cl2 के साथ करवाया। आयोडीनेशन का मैंने बता दिया। फ्लोरिनेशन मतलब जब भी फ्लोरिनेशन करवाओगे पॉसिबल नहीं है। RF इज नॉट प्रिपेयर्ड। RF आप नहीं प्रिपेयर कर सकते, जैसे ये RI है ना, ऐसे ही आप RCl भी बना सकते हो, RBr भी बना सकते हो, लेकिन RF नहीं बना सकते इस मेथड से। ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से? स्वार्ट्ज रिएक्शन से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी भी स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन होती है। आप इससे उसे नहीं बना सकते, इस चीज का आप ध्यान देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी को क्लियर हुई ये चीज? हाँ जी, आप सभी को आई होप सो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, आयोडीनेशन का मैंने आपको बता दिया है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज आवर एडिशन ऑफ HX। ये हमारा आता है सेकेंड मेथड, जो कि आता है फ्रॉम एल्कीन्स। सेकेंड मेथड हमारा आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से बनाना, एल्केन्स से हमने देख लिया, एल्कीन्स से बनाना। एल्कीन्स से देखो कैसे, एडिशन ऑफ HX सबसे पहला मेथड है। एल्कीन्स मतलब जब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जब आप उसको HX के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, बहुत सिंपल कहानी है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करवाओगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करवाओगे, एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो, एक पे X जोड़ दो, हेलोजन जोड़ दो, क्या आ जाएगा? एक पे आपने क्या करा, एक पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो दूसरे पे आपने X जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? एडिशन ऑफ HX हुआ। डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे और उसकी जगह पे क्या लगा दोगे? HX लगा दोगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दूं, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं सिमिट्रिकल का। सिमिट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं। सिमिट्रिकल एल्कीन में देखो क्या होगा, मान लो आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमिट्रिकल का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, तो जब आपने इसका एडिशन मान लो HX से करवाया, क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ H लग जाएगा, दूसरी तरफ X लग जाएगा। अपन एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, HX की जगह ना HCl ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये CCl4 की प्रेजेंस में होती है। CCl4 क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी कहानी है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो और एक तरफ क्या जोड़ दो? Cl जोड़ दो, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये तो सिमेट्रिकल में होता है, जब डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द सेम ग्रुप हो। जब डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अलग ग्रुप हो तो क्या करोगे? चलो उसको भी लिखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एक एग्जांपल पहले देती हूँ। देखो जैसे मान लो आपको गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल। मतलब ये डबल बॉन्ड के इधर तो CH2 ग्रुप है, इधर क्या 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। अनसिमेट्रिकल हो गया ना। सिमेट्री क्या होगा? जब दोनों तरफ इक्वल इक्वल होगा। अब मान लो इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर से आप HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हो CCl4 में। यहाँ पर रूल जो फॉलो होता है उसको बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल। अब इसको हम नोट करेंगे, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट will move to that carbon atom which has, that doubly bonded carbon atom लिख लेना, that double bond carbon atom which has less number of hydrogen atom। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला?
HCl में नेगेटिव पार्ट क्या है? HCl में नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है, तो ये Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस डबली बॉन्डेड कार्बन, इस पे या इस पे, किस पे जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास एक है, इसके पास दो है, तो ये Cl नेगेटिव इसके पास जाएगा और H पॉजिटिव साथ वाले के पास जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? CH3 CH Cl, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। दोबारा सुनो, नेगेटिव पार्ट विल मूव टू दैट कार्बन आटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम, तो दूसरे वाला कहाँ जाएगा? दूसरे वाले पे चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। सभी को ये चीज समझ आई? अच्छे से समझ आई? क्लियर हुआ? अच्छा, चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। इसमें एक और रूल आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं नहीं चाहती भी आप कोई भी चीज समझो और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आज हमने मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म किया, तो मैं चाहती हूँ उसको पहले खुद से लिखें। एक बारी आप लेक्चर सुनोगे तब लिखोगे, लेक्चर खत्म होने के बाद दोबारा लिखोगे। प्लीज मेरे रूल्स को फॉलो जरूर करना। उसके बाद सोने से पहले एक बार रीड करके फिर से खुद से लिखोगे, ठीक है, ताकि आपका प्रिपेयर हो जाए। और जब नेक्स्ट लेक्चर देखने लगोगे तो उससे पहले भी लिखोगे। पता है, जितनी बार प्रैक्टिस करते हो ना, वो आपके समझ आने लग जाता है भी। अच्छा ऐसा हुआ, देखना जब आप थर्ड टाइम लिखोगे ना, खुद से लिखोगे, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है पहली बार दूसरी बार आप देख के लिखो, बट बाद में आपको बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, होमवर्क के लिए जो मैं आपको दे रही हूँ, which of the following compounds can yield one monochlorinated product upon free radical chlorination? ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी। अच्छा, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ, ए ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बी इज फ्री रेडिकल, सी इज इलेक्ट्रोफिलिक और डी इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो आपने ट्राई करने हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, आपने बताना है किसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन एक रहने दीजिएगा। तो ये सब आपने क्वेश्चन एज अ होमवर्क करने हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने आज क्लास में करवाया 3 टाइम्स। लिखना है अच्छे से, मेरी फॉलो करोगे एक बारी लेक्चर के बाद, ठीक है, एक बारी रात को और एक बारी अगले दिन लेक्चर सुनने से पहले। तो आपने ये सब काम करना है, अच्छे से करना है, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अच्छा, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो कर लेना, क्योंकि मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंटी मार्कोनिकोव की भी उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा। होपफुली आपके जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनके भी डाउट आपके सॉल्व हुए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कई होमवर्क क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप खुद से डिस्कस भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको लगता है नहीं, आपको ऑन द स्पॉट अभी आंसर चाहिए, ठीक है, जैसे क्लास मान लो कल नहीं है, परसों है या जब भी है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कल तो क्लास है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लो क्लास नहीं होती किसी दिन, तो उस दिन आपको लगता है भी आज क्लास नहीं है मेरी केमिस्ट्री की, आज किसी और सब्जेक्ट की, लेकिन मुझे केमिस्ट्री के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, क्या सही है नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ पूछ सकते हो भी इसका आंसर क्या, आपका क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है। इससे क्या होता है, एक तो आप अपना थोड़ा माइंड यूज करते हो भी किस तरह से आपने कॉन्सेप्ट उसके ऊपर लगाना है क्वेश्चन पे, दूसरा आप में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है भी क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, तो ठीक है, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो क्लास में तो होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करवाती ही हूँ। अब ना मैं एक आपको छोटी सी चीज बताती हूँ, देखो सफलता पानी है ना, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सक्सेस अचीव करनी है ना, तो हम अपने रूम में बैठे ना, हम कई क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, जिस भी कमरे के अंदर हम बैठे होते हैं ना, वो कमरा हमें ना बहुत ही मोटिवेट कर देता है। कैसे मोटिवेट करता है? जो छत होती है ना हमारे रूम की, जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं, वो छत हमें क्या बताती है कि ऊंचे उद्देश्य देखो, मतलब खूब ऊंचा सोचो भी, हाँ खूब अपने मतलब ऐसे अपने ड्रीम्स की कल्पना करो जो आप कुछ बनना चाहते हो, तो अपना उद्देश्य हमेशा ऊंचा रखो। ये कौन हमें सिखाता है? ये हमारे कमरे की छत हमें सिखाती है, ठीक है। अब हमारे रूम में फैन होता है, फैन हमें क्या सिखाता है? फैन हमें सिखाता है भी काम डाउन रहो, ठंडा रहो, घबराया मत करो जल्दी से, ठीक है, ठंडा रहो, शांति रखो, ठीक है, घबराना नहीं है। जब भी कोई सिचुएशन आती है, हैंडल इट पॉजिटिवली, सोचो कोई बात नहीं, सिचुएशन है, हम हैंडल करेंगे, कोई बात नहीं, टफ टॉपिक है, कर लेंगे, हो जाएगा। घबराने से वो चीज मुश्किल हो जाती है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी लानी भी, कर लेंगे, हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाइब्स लेके आने से वो सिचुएशन काम डाउन हो जाती है।
है ना। अब आपकी क्लॉक लगी हुई है ना, रूम में होती है घड़ी। घड़ी हमें क्या बताती है भी हर मिनट बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, आपने उसको वेस्ट नहीं करना है। तो देखो, छत ने हमें क्या सिखाया, अपना उद्देश्य ऊंचा रखिए। पंखे ने हमें क्या सिखाया, फैन ने क्या सिखाया भी ठंडा रहो। उसके बाद हमें घड़ी ने क्या सिखाया, घड़ी ने हमें ये सिखाया भी हर मिनट, एवरी मिनट इज असेंशियल। ठीक है, अब हमें शीशा यानी कि मिरर हमें क्या सिखाता है, मिरर हमें सिखाता है भी कुछ करने से पहले अपने अंदर झांको, मतलब अपने अंदर अपने आप को पहचानो भी तुम क्या हो, व्हाट आर यू। किसी और के बेसिस पे अपने आप को जज मत करो। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, और तुम अपने अंदर की एबिलिटी को जानो भी, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो शीशा हमें हमारी एबिलिटी, हमारी अंदर की ताकत से वाकिफ कराता है ना। अब मैंने आपको 4 चीजें तो बता दी, इसके अलावा अगर आप और भी चीजें देखेंगे तो खिड़की, विंडो, हमारे रूम की जो विंडो होती है वो हमें क्या बताती है भी दुनिया को देखो, सी द वर्ल्ड, सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हमारी ये दुनिया मतलब कहाँ कहाँ तक ये आगे बढ़ती जा रही है, हमें उससे सीख लेनी है। दुनिया को देखो, दुनिया से कनेक्टेड रहो, बाहर की दुनिया भी देखो। कैलेंडर हमें क्या सिखाता है, हमारे रूम में कैलेंडर हम रखते हैं ना, स्टूडेंट्स है तो कैलेंडर तो हो गई। तो कैलेंडर हमें क्या सिखाता है भी अप टू डेट रहो। ठीक है, जो भी आप नए, मान लो कोई नया क्वेश्चन आ रहा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एज अ स्टूडेंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप मत करो, अप टू डेट रहो। ठीक है, चाहे आप अपनी मतलब पर्सनालिटी को लेकर के चलो तो भी आप अप टू डेट रहो। ठीक है, बी अ गुड पर्सनालिटी। उसके बाद दरवाजा हमें क्या सिखाता है, डोर हमें क्या सिखाता है, डोर हमें ये सिखाता है भी अगर आपने कुछ भी अचीव करना है तो जोर लगाना पड़ेगा खोलने के लिए, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो, एक कमरे से ही हमें कई कई चीजें, हमें कितना कुछ मोटिवेट करती है। तो हमें बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर भी मोटिवेशन है, और हमारे आसपास हमारे रूम के अंदर कितनी सारी मोटिवेशन है। तो स्टूडेंट्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में जरूर रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उसी से ही आप जो है ना बूस्ट अप होते हो। आपकी मोटिवेशन आप खुद हैं, खुद को मोटिवेट कीजिए भी हाँ मुझे कुछ करना है, खुद के लिए करना है। जब खुद के लिए करोगे तो सबके लिए हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड फील करेंगे, आपके टीचर्स आपके लिए प्राउड फील करेंगे। मेक योर सेल्फ प्राउड, right? So we shall meet in the next lecture. Till then, keep smiling, keep learning. Thank you so much and have a good day.